बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश खिदमत है प्रोग्राम सदाए कश्मीर और मेरे साथ आज जो मेहमान हैं राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब, सीनियर साफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। नाज़रीन, जो पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सारे वाक़ात हुए और ये जो सियालकोट में आज दूसरा वाक़ा हुआ, एक गुज़श्ता साल या उससे 2 साल पहले हुआ था कि 2 हाफ़िज़ कुरान बच्चों को जला दिया गया था और आज श्रीलंका के एक नौजवान को जला दिया गया। मैं तफसील में जाए बग़ैर या वक्त ज़ाया किए बग़ैर मैं हबीब जालब की रूह को सलाम पेश करते हुए, उसकी बख्शिश की दुआ पेश करते हुए उसका कलाम से आगाज़ करता हूँ और यही मेरा मैसेज है पूरी कौम के लिए। तुम वहशी हो, तुम कातिल हो, नामूस के झूठे रखवालो, बेजुर्म सुतम करने वालों, क्या सीरत नबवी जानते हो, क्या दीन को समझा है तुमने, क्या याद भी है पैगाम नबी, क्या नबी की बात भी मानते हो। यूं जाने लो यूं जुल्म करो, क्या ये कुरान में आया था। उस रहमत आलम ने तुमको क्या ये इस्लाम सिखाया था। लाशों पे पत्थर बरसाना, क्या ये ईमान का हिस्सा है। इल्ज़ाम लगाओ, मार भी दो, दामन से मिट्टी झाड़ भी दो, मुसलमान भी कहलाओ और फिर माओं की गोद और उजाड़ भी दो। तुमसे ना कोई सवाल करे, न जुल्म को जुर्म ख्याल करे। इस देश में जो भी जब चाहे, लाशों को यूं पामाल करे। लेकिन तुम इतना याद रखो, वो वक्त भी आखिराना है जिसके नाम पर जुल्म किया, उस ज़ात के आगे जाना है। इस खून ना हक को फिर वो मीज़ान हशर में तोलेगा। वो सरवर आलम मोहसन जहां तुमसे इतना तो बोलेंगे, ए जुल्म जबर के मुतवालो, तुम हक के नाम पे बातिल हो, तुम वहशी हो, तुम कातिल हो। हम इस वहशियाना कत्ल पे मैं समझता हूँ पूरी कौम नादम है और पूरी कौम मिलकर श्रीलंका के अवाम से, श्रीलंका की उस फैमिली से, श्रीलंका की उस नौजवान बेवा से और उन बच्चों से माफ़ी मांगते हैं। हमें मेरे सामने श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर की वो ट्वीट भी पड़ी हुई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की ट्वीट भी पड़ी हुई है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मैं श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया है मैं उसको पढ़ूँ और नाजरीन आप तक शेयर करूँ और उनके जज्बात मैं ये समझता हूँ कि हमारे हर एक फ़र्द के पास पहुँच जाने चाहिए ये मैसेज और बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास जाने चाहिए जो उन्होंने अपनी इस ट्वीट में इजहार भी किया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका ने जो लिखा, शॉकिंग टू सी द ब्रूटल एंड फैटल अटैक ऑन परियानाथ दिवंदा by extremist mobs in Pakistan. My heart goes out to his wife and family. Sri Lanka and her people are confident that PM Imran Khan, PTI, will keep to his commitment to bring all those involved to justice. हमें यकीन है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म श्रीलंका के इस वज़ीर-ए-आज़म की इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उन तमाम लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे और ये दुनिया और उसकी फैमिली जो श्रीलंका में हैं वो ये अपनी आंखों से और कानों से देख सकेंगे, सुन सकेंगे कि पाकिस्तान में इंसाफ भी होता है और ये हमारी अदालतों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। नाजरीन, इस वाक़ा के बाद इस वक्त मैं समझता हूँ कि पूरी कौम परेशान है, लेकिन उसी के साथ IMF से जो कर्ज़े हमने लिया वो और स्टेट बैंक की आज़ादी के हवाले से, IMF के कर्ज़े के हवाले से और सऊदी अरबिया से जो कर्ज़ा हमने लिया और जिन टर्म्स पर लिया, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम जो है पाकिस्तान की वो इस वक्त शर्मिंदगी का इजहार कर रही है और मजबूरी का इजहार कर रही है। क्या ही खूब होता कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अगर पार्लियामान में जाकर ख़ताब ना सही, लेकिन अगर अवाम से ये ख़ताब कर लेते और अपनी मजबूरियाँ
जो है वो अवाम के सामने रखते तो ये कौम फिर पेट पर पत्थर बांध कर उनके साथ खड़ी हो जाती और ये चाहते कि ये कर्ज न लिया जाए, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन कर्ज इन टर्म्स पर लेकर और IMF की ये टर्म्स कबूल करते हुए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बेशक हमें पेट्रोल ना मिले, हम 100 मील, 50 मील, 10 मील पैदल चलकर गुजारा करेंगे और ये साल 2 साल इस तरह से गुजार देंगे जब तक कौम की हालत बेहतर होती है। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी हौसला नहीं है कि वो हक़ाइक़ और बिल्कुल सच्चाई कौम के सामने रखें, अवाम के सामने रखें, पार्लियामान में सामने रखें। लेकिन इस तरह से जिस तरह से हमारे हालात ले जाए जा रहे हैं और जिस तरह से स्टेट बैंक को आज़ाद किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि खिलाफत उस्मानिया का खात्मा जो था, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे हमेशा अपनी तकरीरों में फरमाते हैं कि मैं तारीख़ का तालिब इल्म रहा हूँ, तो उन्हें पढ़ना चाहिए कि खिलाफत उस्मानिया का जो उनका जो उरूज था या उनका जो ममलकतें थी जो पूरे मिडल ईस्ट में वो काबिज थे, वो हुक्मरानी करते थे, उनको ख़त्म किस तरह किया गया। इस वक्त पूरी कौम, मैं ये समझता हूँ कि ये दर्दनाक सूरत हाल से गुजर रही है और ये जो शॉकिंग जो न्यूज़ हमें मिलती है, हम हर रोज़ परेशान होते जा रहे हैं। महंगाई अपनी जानब एक तरफ है, लेकिन ये जो इस किस्म के जो ऐलानात और इस किस्म के मायदे जो हैं, वो कौम के जो सर जो हैं वो शर्मिंदगी से सरनगू हो रहे हैं और हमें ये शर्म आती है कि हम एक न्यूक्लियर कौम है और न्यूक्लियर वेपन के मालिक हैं। हम किस मुंह से दुनिया के सामने खड़े होकर बात करें। बहरहाल ये हमारी जो इस वक्त सूरत हाल है राय साहब, वो आपके सामने है और इसी तरह से हम आज़ाद कश्मीर में भी उसका भी तबसरा करेंगे नाजरीन आपके सामने कि गुज़श्ता रोज़ जो असम्बली का इजलास बुलाया गया और उस इजलास में कोरम यानी हुकूमत ने ख़ुद कोरम पूरा नहीं होने दिया और वो कोरम पूरा ना होने की वजह से इजलास को बर्खास्त करना पड़ा। हमारे साथ आज लाइन पर चौधरी लतीफ़ साहब हैं जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं और इंतहाई मुतहर्रक, पढ़े लिखे, मुहब्ब वतन और विजनरी लीडर है। हम ये चाहेंगे कि अपने साथ उनको भी इस गुफ्तगू में शामिल करें। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, आपकी जो मुतहर्रक एक्टिविटीज़ हैं, सबसे पहले तो हमने अपने इसी प्रोग्राम में आपको बड़ा खराज तहसीन पेश किया था कि आपने एक शेडो कैबिनेट बनाई है जो कि हमारी आज़ाद कश्मीर की तारीख नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की तारीख में अभी तक इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती जो आपने आज़ाद कश्मीर में कायम की कि एक जो शेडो कैबिनेट बनाकर आप अपना काम चला रहे हैं। तो उसी हवाले से हम ये चाहेंगे कि कल आपने जो इजलास बुलाया और हुकूमत भाग गई आपसे, इसके हवाले से अगर आप इन डेप्थ हैं अपने नाजरीन को ये शेयर करें कि वो क्यों कोरम पूरा उन्होंने नहीं होने दिया और उनकी क्या खामियां हैं, क्यों वो अपनी हुकूमत की अभी तक ये 4-5 महीने हो चुके हैं वो कोई सक्सेस स्टोरी डेवलप नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है जी कि ये हुकूमत जो है ये तो लोगों के वोटों से बनगराई होती तो इन्हें अवाम के मसाइल का अदराक होता और उसको हल करने के लिए ये सही करते। अफसोसनाक बात यह है कि जिस तरीके से ये मांगे तांगे की गवर्नमेंट हम पे मसलत की आज़ादी के लोगों पे है, तो इससे कोई परफॉर्मेंस की तो ना तो हमें थी ना अब आइंदा, तो बिल्कुल इनकी 4 माह से कोई कारकर्दगी है ही नहीं है। इनमें 3-4 धड़े जो है वो एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं और जिसकी वजह से हुकूमत की कारकर्दगी, गवर्नेंस और अदारों का जो है वो फाल जो है वो नहीं हो रहे और ना ही लोगों के मसाइल जो हल हो रहे, बल्कि इन्होंने आने के बाद लोगों को बेरोजगार भी किया, नए रोजगार के मौके फराहम करना तो दूर की बात थी। हम 4 माह तक देखते रहे कि हुकूमत जो है वो इजलास आती, कभी एक डेट देते कभी दूसरे डेट देते। अल्टीमेटली हमने ये फैसला किया कि अब अपोजिशन रेगुलेशन के तौर पर बुलाएंगे और ये शायद लोगों के मसाइल के हवाले से जो उन्होंने अपने काम नहीं कर सके रस्ते में या थोड़े बहुत जो किए उसने तबादले की हद तक वो भी इंतकाम नहीं करवाइया। मतलब एक शख्स को दूसरे शख्स से, औरतों को, टीचर्स जो थी उनको 6-6, 10-10 मील दूर जो है वो अपने घर से उठा के दोनों जो है वो डिस्टर्ब हो गए। ये नहीं कोई एक डिस्टर्ब हो गया तो बात साहब आपका ये जो रिक्विजिट इजलास था इसका एजेंडा क्या था? एजेंडे में क्या क्या चीजें? अच्छा, इससे फिर हमने रेगुलेशन की हमारा एजेंडा 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज थे। एक तो जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है इस पर हमने बहस करनी थी। आपको पता है कि इस अरसे में इन 4 माह के अंदर बहुत वहाँ पे सूरत हाल खराब हुई है और वहाँ पे लोगों का जुल्म हुआ है। पुलवामा में और दीगर जगहों पे नौजवानों को जो है वो शहीद किया गया है। इसके अलावा खुर्रम परवेज की जो हालिया गिरफ्तारी थी, जो में इसका जो चेयरमैन थे जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके खिलाफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी आवाज उठाई
और हमारी जो गवर्नमेंट है ये बिल्कुल खामोश होकर बैठी हुई है और उन्होंने इस पे कोई तवज्जो नहीं दी। एक तो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल थी, इस पे बात करनी थी। हमने 15th अमेंडमेंट जो ख्वातीन की सीट से पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह यहाँ पर भी उसी तनासब से बढ़ाने की कोशिश की। चौधरी साहब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक से वापस आकर हम चौधरी साहब से ये सिलसिला गुफ्तगू जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस प्लीज। जी चौधरी साहब प्लीज कंटिन्यू रखिए। तो उसमें हमने एक दो खातून की सीटों में इजाफे की बात की थी और फिर AJK काउंसिल में भी एक खातून के लिए 6 सीटों में से 1 सीट मुख्तस करने की बात भी की थी। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर इन्होंने जो सर्वे करवाया है वो बड़े गलत सर्वे करवाया है। मुस्तहिक लोगों को छोड़ दिया है और जो पहले से मुस्तहिक ख्वातीन थी उनको निकाल दिया गया है और इसके बड़ा पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बड़ा मसला पैदा हुआ है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे सेक्टरियों के तबादले और इस तरीके से किए जा रहे हैं कि पसंद और नापसंद की बुनियाद पे जो ग्रेड 21 या 22 के सेक्रेटरी है उन्हें जूनियर पोस्टों पे लगाया गया और जो जूनियर लोग थे उनको सीनियर पोस्टों में लगाया गया। तो ये ऐसे मसाइल थे कि जब मेरा एक सवाल है कि इस वक्त जो हुकूमत की मौजूदा जो पोजीशन है कि हालांकि जलसे आपने करने चाहिए थे, अवाम के पास आपको जाना चाहिए था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सदर साहब पूरे आज़ाद कश्मीर में जलसों की उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और उसी के मुखालफ में तनवीर इलियास साहब अपने तौर पर जलसों का सिलसिला शुरू उन्होंने किया था और फिर दोबारा करने वाले हैं। इस हवाले से आप किस तरह देख रहे हैं कि हम आज़ाद कश्मीर के लोग, ये 40-45 लाख की जो आबादी है और कश्मीर की जो सूरत हाल है गुज़श्ता 3 साल से, हम इस इलाके को, छोटी सी रियासत को किस तरफ लेके जा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त है और ये इनकी जो जड़ाबंदियाँ हैं इससे न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लोग और माजीन पाकिस्तान मकीन वो मुतासर होंगे, उनके मसाइल हल नहीं होंगे और ख़ास करके रियासत जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है हमारी तवज्जो सिर्फ है ही नहीं है। हम अपने जड़ाबंदियों में लगे हैं और हर बंदा ये कोशिश कर रहा है इनके ग्रुपों में से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जलसे करे और फिर न्याजी साहब भी लेकर जाते हैं, ये भी जलसे करने के चक्कर में रहते हैं। ये तो ज़्यादातर अपने इलाके में रहते हैं, बाकी वो किसी जगह पे थोड़े कम ही गए हैं। लेकिन ये है कि तनवीर इलियास साहब जो है वो ऐसी और सदर साहब जो है वो भी निकले हुए हैं, कल वो सियालकोट में थे। यानी ये जो काम मैं समझता हूँ कि इनको मिल बैठ के तारीख आज़ादी कश्मीर के वाले के साथ करना चाहिए था, उस पर ये बिल्कुल उस तरफ इनकी तवज्जो नहीं है और लोगों के ये पैसे और कल जो इन्होंने हरकत की है कि इन्होंने सारी प्राइम मिनिस्टर उसके वज़रा और तमाम मेंबरान असम्बली जो थे ये असम्बली के प्रिंसिपल में बैठे रहे। अगर वो यहाँ पे ना आते तो और बात होती, ताकि असम्बली के प्रिंसिपल में बैठने के बावजूद एक वजीर को भेज के उन्हें कोरम की निशानदेही की। इत्तेफाक से हमारी एक खातून जो थी वो बीमार हो गई। अब मुझे नहीं पता वो बीमार हो गई या बीमार की गई, लेकिन वो मुझे अफसोस है इस बात का कि वो रात को साहब ये जो कल का एक दिन का जो इजलास हुआ है जो कोरम ने ये यानी MLAs को, मेंबरान असम्बली, इसको मतलब जो TADA मिलेंगे सबको जो कल के इजलास के इजलास में शरीक हुए उनको मिलेगा। अच्छा जो सब ये बताएं कि आइंदा क्या है, अपोजिशन का क्या हिकमत अमली होगी? आपने दोबारा इजलास हमारा कोरम पूरा था, हमारे 16 बंदे थे और इसमें 18 बंदों की जरूरत है। एक स्पीकर होता है और एक बंदा जो निशानदेही करने वाला होगा, तो हम 18 बंदे पूरे करते थे। लेकिन हमारी एक खातून जो थी वो नहीं आ सकी, उनके बकौल को बुखार हो गया। अब मुझे नहीं पता बुखार हुआ या वैसे ही वो कि उन्हें किसी को कहा गया किसी वजह से नहीं आएंगे, खुदा भी तो जानते। ये नून वालों का मसला है। अच्छा, चौधरी साहब मैं मुख्तसरन आपका मैसेज नाजरीन तक पहुंच गया। आप एक सिंसियर एफर्ट्स कर रहे हैं अवामी मसाइल हल करने के लिए और असम्बली के फ्लोर पर अब अवामी मसाइल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत अगर तावन नहीं कर रही तो ये उनका फेलियर है। लेकिन मैं ये हमने अपने ये फेस ही नहीं कर रहे अवामी मसाइल को अपोजिशन को। अच्छा, मैं चौधरी साहब हमने अपने प्रोग्राम में पिछली मरतबा फिर गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से ये अपील की थी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कम अज कम इस वक्त, ये हम तो फारूक अदर साहब के ज़माने से कहते आए हैं कि कश्मीर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो और कश्मीर की एक स्पेसिफिक पॉलिसी तय हो जाए,
ताकि वो पॉलिसी आपको फेडरल गवर्नमेंट से मिले, इमरान खान साहब की तरफ से मिले, तो आपके सामने एक माइलस्टोन हो और हमारे जो डायस्पोरा में कश्मीरी रहते हैं ओवरसीज में, उनके सामने भी एक पॉलिसी हो और उन माइलस्टोन को सामने रखते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। और इसी तरह आप सियासतदान भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्या आप उस APC को बुलाने के लिए हुकूमत से तावन करेंगे कि अगर इस किस्म की कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए? मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत कश्मीर के इशू पे संजीदा ही नहीं है। ये छोटे छोटे मामलात पे ये असेंबली में आने से गुरेज कर रहे हैं। ये लोग ये अवाम के मसाइल से चश्मपोशी कर रहे हैं, उनको फेस नहीं कर सकते। ये कश्मीर पर क्या करेंगे? थैंक यू चौधरी साहब, आप हमारे साथ। नाजरीन, ये चौधरी लतीफ़ अकबर साहब थे, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं। इससे पहले इनकी एक लंबी हिस्ट्री, तवील जदोजहद है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में इनका शुमार होता है और मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के विजनरी लीडरान में से एक ये लीडर हैं और इनकी बड़ी सक्सेस स्टोरीज भी है। इन्होंने अवाम के मसाइल हल करने में जिस दिलचस्पी का इजहार किया, या जो असम्बली के फ्लोर तक आपके मसाइल ले जाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें अगर ये इनको नाकामी देखनी पड़ी तो मुझे यकीन है कि ये अपनी इस एफर्ट्स में तसलसल रखेंगे ना। जी राय साहब, इस हवाले से हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो भी अपने शदीद इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है। उस हवाले से आपका तबसरा, और हम ये चाहेंगे कि अगर शाह गुलाम कादर साहब को अगर लाइन पे लिया जाए और उनसे भी हम गुफ्तगू करें। और साहब, ये यानी जिस तरह लतीफ़ अकबर साहब ने बात की है जी, तो ये जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जो तर्ज अमल है, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अपोजिशन की अगर रिक्विजिट इजलास था तो उनको जाना चाहिए था। ज़रा इजलास किसी को एक आदमी का या अपोजिशन का नहीं था, पर हुकूमत को जवाबदेही का, अपोजिशन का उसका मैंडेट का एहतराम करना चाहिए था, हुकूमत को जाना चाहिए था। और ताकि असम्बली के फ्लोर पर जाकर बात होती है, आपने अपोजिशन को जवाब देना है। आप जब असम्बली फ्लोर पर बात नहीं करें, फिर अपोजिशन के पास दूसरा रास्ता आता है एहतजाज का, सड़कों का, तोड़ फोड़ का, तो वो किसी तौर पर जमहूरी अमल में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि हुकूमत है, जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं सरदार अब्दुल करीम खान अजीज़ साहब, इनका भी ज़ाहिर एक अपनी सोच है, भरपूर तरीके से इनका इक़दाम हो रहे हैं, अच्छे तरीके से ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली ला रही हैं, अच्छी टीम बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनकी 4 माह में अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए, मौजूदा टीम का देखा जाए, तो 3 माह तो इन्होंने आपस में इख्तलाफात में आपस में ज़ाय कर दिए। नाज़रीन, हम अपनी इस गुफ्तगू में और मुस्लिम लीग नून के जो शदीद इख्तलाफात हमारे सामने आ रहे हैं, आप नाजरीन के सामने आ रहे हैं। रोज़ाना अखबारात में हम राजा फारूक हैदर साहब की जानिब से एक बयान पढ़ते हैं। उनकी जो कोशिशें अमेरिका में जाकर जो लोगों की भर्तियाँ उन्होंने शुरू की हुई है, वो सियासी फैसले हैं या गैर सियासी फैसले, हमें उससे तो गर्ज नहीं। लेकिन हमने ये कोशिश की कि उनकी मुस्लिम लीग नून के जो सेक्रेटरी जनरल है शाह गुलाम कादर साहब, उनसे पूछें, उनसे ये जानने की कोशिश कर सकें कि ये इख्तलाफात इतने शदीद क्यों हो गए। और आप तो कल ही हुकूमत में थे, आपने अवाम की जो खिदमत की उस हवाले से, आपकी जो सीटें मिली उस हवाले से, और जो असेंबली में अभी जो इजलास हुआ उसमें भी एक हुकूमत आपके वो जो कोरम पूरा न होने वजह से असेंबली भी वो इजलास भी नहीं हो सका। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी शाह साहब, हमारा जो सबसे पहले सवाल है कि जी अभी जो आपने जो अपॉइंटमेंटें हुई है राजा फारूक हैदर साहब ने की, नॉमिनेशनें की अमेरिका के हवाले से और लोकल और इस तरह से, उसमें आपकी जो जनरल बॉडी है उसमें शदीद इख्तलाफात देखने को मिले। उस हवाले से क्या आप नाजरीन को शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन, अपडेट्स कि ये क्यों इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और ये किस तरह से रिजॉल्व होगी? ये कोई देखने से बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन के फौरन बाद गरदेवी साहब हमारी एक मीटिंग हुई थी जो फारूक हैदर साहब की ज़ेर सदारत हुई। उसमें ये तय हुआ था कि पुरानी तंजीमें तोड़कर नई तंजीम साजी की जाएगी। तो उसके बाद फिर फारूक हैदर साहब और तारिक फारूक साहब दोनों अलग अलग चले गए। वहाँ लंदन उनके मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ हमें बुलाया तो हमारी उनसे मुलाकात हुई। तंजीम साजी के उमूर पे ही फैसला होना था कि तंजीम साजी कैसे करनी है, क्या करनी। इसी दौरान फारूक हैदर साहब ने वहाँ कोई तंजीम के अनाउंसमेंट कर दी, तो वो मेरे इतला के बगैर, मैं सेक्रेटरी जनरल ने नोटिफिकेशन करना होता है, तो मेरी मशावरत और उसके बगैर ही उन्होंने कर दिया, जिसकी वजह से एतमाद में भी नहीं लिया। तो मैंने यही लिखा कि मैंने उस पर ट्वीट कर दिया कि ये मेरे मशवरे और एतमाद के बगैर है, और चूंकि नई तंजीम साजी होनी था, अभी ये मरहला नहीं था।
तो उसकी वजह से जो है हमने उनको कहा कि हम इस किस्म की एक्टिविटी जो है इसमें हम शरीक नहीं हो सकते। अच्छा शाह साहब, ये जो आप अभी जो मुस्लिम नून को जो सूरत का सामना है, आपके पास फोरम मौजूद है, मरकज़ी मजलिस आमला है, फिर जनरल काउंसिल है, तो ये जो आज़ाद कश्मीर की बॉडी है आपकी, जिसके अभी यानी आप सेक्रेटरी जनरल हैं फारूक अदर सदर, इसका बजाय अखबारात के बयान पर कोई ऐसा है कि आप लोग अपने तंजीमी अमूर पर बैठ कर इसका हल निकालें? देखें ना, इसका तो एक हमने तो चूंकि अब वो हमने सारे इख्तियार मरकज को दे दिए, तो ना आप अप टू दी सेंटर के वो क्या फैसला करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने फैसला करना है, शहबाज शरीफ साहब ने फैसला करना है, मैंने और आपने तो करना ही नहीं किसी ने। तो इसलिए अब तो चूंकि बात तय हो गई थी कि इलेक्शन में जो हमें नाकामी हुई उसके वो क्या बात थी, तो उसके उस लंबे उसमें पढ़ने की बजाय हमने नई तंजीम साहब देखे ना, बहुत सारे लोग हमारी पार्टी छोड़ गए। शाह साहब आप बड़े सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन हैं हमारे आज़ाद कश्मीर में और हमारी जो अभी जो सीनियर पॉलिटिशियंस में, ये क्या वजह है कि हम पीपल्स पार्टी वाले भी बिल्कुल एब्सोल्युटली उसी डगर में है कि जब तक लाड़काना से कोई उनकी अप्रूवल नहीं आएगी तो वो यहाँ आज़ाद कश्मीर में कोई काम नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते। इसी तरह अभी पीटीआई वाले हैं तो उन्होंने तो और कमाल कर दिया कि यहाँ चपरासी की भी अपॉइंटमेंट जो है या किसी की, तो वो भी यहाँ इस्लामाबाद यानी इमरान खान साहब की अप्रूवल से होगी, और सांस भी लेना हो तो वो यहाँ से इजाज़त लेंगे और सांस लेंगे। इसी तरह आपका भी ये आलम है कि आपकी भी सारी जो अपॉइंटमेंट हैं, अप्रूवल्स जो हैं, वो शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब करेंगे। तो आपका एक जो सियासी अपना हुजम और तशख़्ख़ुस था और कश्मीर की जो तारीख थी, आपकी जो सियासी तारीख थी, वो आपने कहाँ मर्ज कर दी, किधर छोड़ दिया? नहीं, मैं शायद आप थोड़ा से इसमें पीपल्स पार्टी में, पीटीआई में और हमने बहुत फर्क है। हमने 5 साल हुकूमत की, नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब बने, उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की। जिस सेक्रेटरी इसको लगाओ तो चपरासी इसको लगाओ, तो इसको उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं, बस सिर्फ उन्होंने हमें फंड्स प्रोवाइड किए। जब हमने कहा कि हमें यहाँ मदद की जरूरत है, उनकी कोई मुदाखलत नहीं। इलेक्शन के बाद हमने, चूंकि ये एक चैप्टर है, हमने तंजीम में ये तो नहीं कहा कि जी सदर क्या करेगा और वो क्या करेगा। हमने कहा कि तंजीम तोड़ने का इख्तियार मरकजी तंजीम को है। वो मरकजी तंजीम को हमने तहरीर करके सबने मुत्तफ़िक़ा तौर पर दी हुई है। अभी वहां से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बननी है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जब बन जाएगी तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा शाह साहब, जब तक आपकी ये तंजीमें या इधर इस्लाम मतलब लाहौर से फैसला नहीं होता या नवाज शरीफ साहब फैसला नहीं करते, तो हमें क्या तंजीमें तहलील हुई हैं? आप लोग अभी यानी उहदेदार नहीं है कि यह मौजूद, जब तक फैसला नहीं हो तो पिछली तंजीम बहाल है? नहीं, अभी जब तक टूटी नहीं है तब तक तो बहाल है, तब तक तो बहाल है। यानी आप लोग सारे फैसले करने के इख्तियार रखते हैं अभी? शाह साहब थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहे। चूंकि वक्त की कमी है और इस किल्लत की वजह से हम ज़्यादा गुफ्तगू, हालांकि हमें नाजरीन हम ये चाहते थे कि शाह साहब से तवील और तफसीलन गुफ्तगू हो, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर हम कोशिश करेंगे कि सरदार तनवीर इलियास साहब से हम राब्ता कायम कर सकें और उनसे गुफ्तगू कर सकें कि उन्होंने टूरिज़म के हवाले से कल जो ड्राफ्ट सबमिट किया है उसमें क्या तब्दीलियाँ उन्होंने लाई है। तो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तो जी, जिस तरह से मैंने आपसे गुजारिश की थी कि हम टूरिज़म के हवाले से सरदार तनवीर इलियास साहब ने जो कल एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज़म पॉलिसी के ऊपर जो ड्राफ्ट प्रेजेंट किया अपनी कैबिनेट को, प्राइम मिनिस्टर को, हुकूमत को और असेंबली में ले जाने का वो प्लान बना रहे, उस हवाले से उन्होंने जो टूरिज़म पॉलिसी में जो सीलियंट जो पॉइंट हैं, जो प्रोमिनेंट किस्म के पॉइंट हैं, उनमें यह है कि स्पेशल टूरिज़म जोन उन्होंने डिक्लेयर की है। एक तो यह है कि साउथ यानी विंटर के लिए, और एक जो नॉर्थ है वो समर के लिए उन्होंने ये 2 जोन उन्होंने डिक्लेयर किए कि इन 2 जोनों में वो इलाके जो हैं अब एयर मार्क करेंगे कि जहाँ जहाँ मोटल्स होटल बनाए जाएंगे, जहाँ चेयर लिफ्ट लगाई जाएंगी, या जहाँ ये जो स्कीइंग के लिए जहाँ स्नो पड़ती है उस एरिए में स्कीइंग के लिए जो रिज़ॉर्ट बनेंगे उस हवाले से, और उसमें गंगा चोटी सर्विस है और उसमें
जो हाड़ीगल की अब सारी बाग में जो एक झील बनाने का मनसूबा उनके जहन में है, तो उस हवाले से भी मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में इसको इंडक्ट किया है और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी टूरिज्म के हवाले से बना के ला रहे हैं। तो राय साहब आप इस पर तबसरा करें कि इससे पहले की पॉलिसियां वो सारी स्क्रैप, कुछ भी नहीं थी, और लीज की पॉलिसी उस हवाले से भी प्लीज बात करें। देखें, हम तो सदाए कश्मीर के ज़रिए से 5 सालों से यानी पिछली हुकूमत को हम अपील करते रहे कि एक आज़ाद कश्मीर में वाज़ेह टूरिज़म पॉलिसी हो, ताकि बाहर से जो इन्वेस्टर है वो आए और उसके पास उसको आइनी तफ़ज़ हो, अगर जो उसको सरमायाकारी करेगा। तो जो पिछली हुकूमत ना कर सकी, तो मौजूदा जो हुकूमत इलियास साहब अपने वीन रखते हैं, और हमें यानी हमारी खुशकिस्मती है कि एक ऐसे शख्स को यानी मिनिस्टर टूरिज़म बनाया गया कि जो खुद एक अपनी सोच रखा है, पूरी दुनिया घूमा और इस्लामाबाद में एक कामयाब कारोबार शख्सियत है। तो यही तवक्को है कि जो अभी जो यानी मैं तो ओपन तो नहीं हुआ, लेकिन इब्तदाई जो यानी 3-4 जो पॉइंट सामने आए हैं टूरिज़म पॉलिसी के, यही ज़रूरत थी कि आपके पास एक यानी इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो, फिर आपके पास उसको आइनी तफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, फिर जो अल्लाह ताला ने जो हमारे पास वहाँ जो मौसम दिया हुआ, तो हमें इससे भरपूर इस्तेफ़ादा करना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है कि कम अज़ कम अगर हम तो यही चाहेंगे कि इसकी भरपूर पब्लिसिटी हो, टूरिज़म पॉलिसी को जब ऑन करे हुकूमत मंजूरी दे, ताकि जैसे फिर जो सब लीज यानी देखो ना, सबसे अहम बात है कि हमारी इस वक्त जो हमारा जो इन्वेस्टर फंसा हुआ है लीज के इशूज़ पे, कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर फैसला तो करती है, तो नीचे जो इंतजामिया है उस पर अमल दरामद नहीं होने देती। आपने कोई एक ज़मीन ले दी, करोड़ों रुपए खर्च किए थे, वहाँ से रुकावटें आ जाती हैं। एक वाज़ेह रोड मैप हो, वाज़ेह पॉलिसी हो, और ऊपर से नीचे तक है, यानी उसमें फिर वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, जैसे CDE में होता है। यानी बेशुमार फ़र्क है, अगर आपने कोई इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको कहीं कोई यानी प्रॉब्लम है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर DC ऑफिस तक एक चैन होना चाहिए कि वहाँ एक दिन के अंदर मसला जो हल हो। तो हम तो यही तवक्को करते हैं कि अल्लाह ताला ने एक यानी कश्मीरियों को मौका फराहम किया है, तो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए हमें, और एक वाज़ेह टूरिज़म पॉलिसी आए और उसके तहत चल के आज़ाद कश्मीर को एक ही रास्ता शाह साहब की इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर बेरोज़गारी है, आपके पास 2 शोबे हैं, एक तो हमारे पास आइडल है, दूसरा हमारे पास टूरिज़्म है। अगर हम इन पर थोड़ी सी हुकूमत तवज्जो दे, आपने सिर्फ जो हमारे जो मतलब टूरिज़्म के हैं, आपने उनको आइडेंटिफाई के लीज आउट करना है, तो सारे यानी सरमाया आएगा, वहाँ होटल बनेंगे, मोटल बनेंगे, लोगों को जहाँ रोज़गार मिलेंगे। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे पास एक जो अपॉर्चुनिटी, हमारे पास इस वक्त जो सक्सेस स्टोरी है कि बाग में एक बहुत बड़ा इदारा जो MTBC के नाम से जाना जाता है, उन्होंने विजिट कश्मीर के हवाले से एक शुरू किया है, एक कोशिश शुरू की है, इन्वेस्टमेंट शुरू की है। वो एयरलाइन भी ला रहे हैं, उन्होंने सुनीद है कि उन्होंने मुजफ्फराबाद और रावलाकोट के एयरपोर्ट भी उन्होंने लीज पे ले लिए हैं, और उनकी वो एक्सपेंशन कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा जहाज़ जो है वो 30-35 से मुसाफिरों को लेकर वहाँ लैंड कर सके, और वो हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू कर रहे हैं टूरिज़्म के हवाले से। लेकिन इसी के साथ मैं ये चाहूँगा कि जब तक जनाब तनवीर इलियास साहब की गोशे गुजार करेंगे कि सबसे पहले वो लीज के हवाले से एक पॉलिसी डिटरमिन करें कि 33 ईयर्स प्लस 33 ईयर्स प्लस 33 ईयर्स। ये लीज की टर्मिनोलॉजी जो पाकिस्तान में यूज़ होती है, जो अरसा से हम सुनते आ रहे हैं, जो CDA में यूज़ हो रही है, इसको वहाँ आज़ाद कश्मीर में अप्लाई किया जाए। हर 33 ईयर्स के बाद उसकी रिन्यूअल के लिए जो भी गवर्नमेंट का कानून बने या जो भी उसके लिए चार्जेस रखे जाएं, लेकिन उसका बाकायदा एक हिसाब और उसकी एक अप्रूवल होनी चाहिए। लोगों को जो इस वक्त लीज का या जो जहाँ एरिया जिस जगह पे टूरिज़्म डेवलप हो सकता है, वो एरियाज़ हमारे पास जो हैं, ये बाग का, रावलाकोट का, कोटली के कुछ इलाके, मीरपुर है, और हमारा जो नीलम का इलाका है, बल्क में मिलियन ऑफ टूरिस्ट जो है वो हम विजिट कर सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन इन इलाकों में सबसे पहली जो प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, वो सिक्योरिटी है। नंबर 2, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोडें बेहतर होनी चाहिए। नंबर 3, लोगों को वहाँ साफ पानी मिलना चाहिए। और नंबर 4, वहाँ होटल्स और मोटल्स मयारी तैयार होने चाहिए, उनकी तामीर होनी चाहिए, ताकि वहाँ यहाँ से जो टूरिस्ट जाए वो अपनी फैमिलीज़ के साथ वो जो इंजॉय कर सके, वो सुकून से रह सके, उसको किसी थ्रेट का जो है ना वो एहसास ना हो कि मुझे मेरी सिक्योरिटी, मेरी जान खतरे में है। इन तमाम चीज़ों को सामने लाते हुए अगर जो तनवीर इलियास साहब हम समझते हैं कि वो इंतहाई विजनरी, वो 10 कदम इससे आगे चल कर तो इस पॉलिसी को इम्प्रूव करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, इसकी अप्रूवल लेकर, तो उस अप्रूवल के बाद मैं ये चाहूँगा और हम ये अपील करेंगे उनसे कि वो इस्लामाबाद यानी कश्मीर हाउस में एक टूरिज़्म पे एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस बुलाए, ताकि पाकिस्तान पूरे से हमारे इन्वेस्टर जो हैं वो यहाँ आएँ,
वो पॉलिसीज़ को देखें, वो पॉलिसी को पढ़ें और उसके बाद पढ़ने के बाद वो अपनी इंटरेस्ट का यानी वो इजहार करें कि किस किस जगह पर वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना प्लान बनाते हैं। वो आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट सतह पर लोगों को वहाँ विज़िट कराया जाए, मसला बाग विज़िट कराया जाए, नीलम वैली विज़िट कराया जाए, रावलाकोट विज़िट कराया जाए, कोटली विज़िट कराया जाए, मीरपुर विज़िट कराया जाए। तो जब ये स्पॉन्सर्ड विज़िट होंगे तो लोग कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, लोग अपने आप को एलिवेटेड फील करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट के लिए एग्रेसिवली सोचेंगे और एग्रेसिवली वो आगे आएंगे। और इस तरह से हमारे जो है हज़ारों जो नौजवान पढ़े लिखे नौजवान हैं वो इन्वेस्टमेंट उनको नौकरियां मिलेंगी और वहाँ कारोबार वो जो छोटे खोखे से लेकर बड़ी सी बड़ा जो सुपरमार्केट होगी या जो होटल होगा या जो भी रेस्टोरेंट है, जो फूड डिपार्टमेंट है, उन सब की वहाँ कंजप्शन में इजाफा होगा। और इसके लिए एक बेहतरीन पॉलिसी की अशद ज़रूरत है। हमें यकीन है कि सरदार तनवीर इलियास साहब इस शोबे में एक बहुत बड़ा यानी जो फ्लैग है वो कायम करते हुए ये 5 सालों में आगे बढ़ेंगे और जाएंगे। हमें इसी पर आज हमारे इस प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ। नाजरीन, हम अगले हफ्ते फिर इंशाअल्लाह आपके सामने पेश होंगे। उस वक्त तक के लिए आप अपना और इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।